Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity. My name is Anuj and I take care of our channel partner training. So I am heading the training department at Centricity. सबसे पहले सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हमें पीएमएस की जो वीडियोस हमने बनाई, पीएमएस का जो करिकुलम 12 के 12 चैप्टर्स हमने डाले, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड वी हैव मोर देन 3 लाख व्यूज़ ऑन द वीडियो. सो थैंक यू सो मच. आज से हम एक अलग सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो SIFS स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो सेबी ने एक नया इन्वेस्टमेंट क्लास लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, उसके बारे में उसकी पूरे करिकुलम की वीडियोस बनाएंगे. लेकिन आज की जो वीडियो है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास SIF एग्जाम. हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास SIF एग्जाम. इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं. और बिलीव मी, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना अगर आप भी SIF का एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हर 10 बंदे में से सिर्फ एक ही जो है बंदा एग्ज़ाम को क्लियर कर पा रहा है. तो ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि आप पास हो जाएं. देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि SIF एग्ज़ाम है क्या, क्यों लॉन्च किया गया है और कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है. सो एक SIF की फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स. ये सेबी ने एक अलग से ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट निकाला है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज़ है, जहाँ पे फंड मैनेजर डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकता है. तो सिंस द फंड मैनेजर इज़ यूजिंग डेरिवेटिव्स, तो इसी हिसाब से हमको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डेरिवेटिव्स क्या है, क्योंकि जो पूरा करिकुलम है SIF का एग्ज़ाम का वो डेरिवेटिव्स पे ही बेस्ड है. डेरिवेटिव्स, इसमें 3 बुक्स, बेसिकली SIF का एग्ज़ाम 3 बुक्स को कंबाइन करके बनाया गया है. जो NISM सीरीज़ 8 है इक्विटी डेरिवेटिव्स, तो इक्विटी डेरिवेटिव्स की पूरी बुक्स में आएगी. उसके बाद NISM का जो करेंसी डेरिवेटिव्स एग्जाम है, करेंसी डेरिवेटिव्स भी इसमें आ जाएगा, और फिर इंटरेस्ट रेट्स डेरिवेटिव्स वो भी इसमें आ जाएगा. तो इन तीनों बुक्स को मिला के कंबाइन करके ये एक एग्जाम बनाया गया है. 150 मार्क्स का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है, और 0.25% इज द नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन. तो इतना इजी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेट मी टेल यू. बहुत मुश्किल है ये एग्ज़ाम. और अगर आप पिछले बहुत सालों से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, PMS के डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, फिर भी आपको बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि बहुत टेक्निकल है ये चीज़ें. इसीलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास SIF एग्ज़ाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ मैं. एग्जाम का स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम प्लस स्ट्रक्चर की किस तरीके से एग्जाम आता है. देखिए, जो पूरे एग्जाम का बेस है वो है इक्विटी डेरिवेटिव्स. मैंने अपना डेरिवेटिव्स में जो चैप्टर नंबर 6 है PMS में, उसमें भी मैंने आपको बताया. लेकिन डेरिवेटिव्स का जो आपको पता है, डेरिवेटिव्स का जो यूज़ हुआ था, जो किस लिए स्टार्ट किए गए थे, सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए स्टार्ट किए गए थे. तो पूरा का पूरा बेस हम पूरे अच्छे से करिकुलम में मैं आपको बताऊंगा. लेकिन टिप्स में, ट्रिक्स में बताने के लिए यही बात है आज यहाँ पे कि जो डेरिवेटिव्स है वो पूरा का पूरा एग्जाम डेरिवेटिव्स पे ही बेस्ड है. आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो जो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे वो तीनों पे लागू होगा. अगर आपने ये समझ लिया कि डेरिवेटिव्स क्या है, तो वो इक्विटी डेरिवेटिव्स पे लगेगा, सेम चीज़ आपकी करेंसी डेरिवेटिव्स पे लगेगी, और सेम चीज़ ही आपकी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पे लगेगी. तो बेस हो गया इक्विटी डेरिवेटिव्स. इक्विटी डेरिवेटिव्स भी कहीं ना कहीं फ्यूचर्स, कॉल, ऑप्शन, पुट ऑप्शन लोग जनरली यूज़ करते हैं इन्वेस्टर्स. लेकिन बहुत प्रॉब्लम आती है करेंसी डेरिवेटिव्स में, क्योंकि जो करेंसी डेरिवेटिव्स है वो पूरा का पूरा बेस्ड है न्यूमेरिकल्स पे. वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, USD की कैलकुलेशंस निकालने के लिए आएंगी. और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको वो आएगी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट्स, जो बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लोग वहाँ पे उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते हैं, क्योंकि डेट का, फिक्स्ड इनकम का बहुत कम सुनने में आता है, और बहुत कम ही लोग ही जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत कम रिटर्न आता है. लेकिन पूरे प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ अगर चीज़ें की जाएं तो डेट भी बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट क्लास बन सकती है. बट यहाँ पे बेस्ड है हमारा जो आज का जो ये बेस्ड है वो सिर्फ डेरिवेटिव्स पे है. तो ये 3 चीज़ हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और
इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, तो बेस जो है इक्विटी डेरिवेटिव, सबसे पहले आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स की बुक पढ़नी पड़ेगी। और ये मेरा सजेशन है, यही टिप्स है, यही ट्रिक है इस एग्जाम की कि डेरिवेटिव्स आपको पता होना चाहिए। इक्विटी डेरिवेटिव्स की बुक पूरी पढ़नी है, वहाँ कुछ नहीं छोड़ना है। पूरे कॉन्सेप्ट से लेके किस तरीके से स्टार्ट हुए, एजिंग क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, लाइव आप मार्केट में देखो, जाके एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में ट्रेड करके देखो किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो जब आप प्रैक्टिकल चीज़ शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इक्विटी डेरिवेटिव्स काम करते हैं। सेकेंड चीज़ करेंसी डेरिवेटिव्स। करेंसी डेरिवेटिव्स पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स है। वहाँ पे यूएसडी की मूवमेंट क्या है, सारी जितनी भी करेंसीज हैं, मेजर करेंसीज, उनकी मूवमेंट क्या चलेगी। अगर मैं आज इंडिया में हूँ और मेरे को यूएस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, या एक यूएस इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो करेंसी में कैसे मूवमेंट पे, उसके रिटर्न्स पे कैसे इंपैक्ट आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और थर्ड जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है, अगेन वो भी बहुत इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब सबसे ज़्यादा मुश्किल लोगों को इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ही आ रही है, क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड इनकम है, बॉन्ड्स हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो वो बहुत अच्छे से मैं अपने चैप्टर्स में आपको समझाऊंगा। जब मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की, तो उसमें आप अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना। मीनवाइल मेरा सबसे पहला यही सजेशन है, सबसे पहली यही टिप है लोगों को कि इक्विटी डेरिवेटिव्स की बुक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब से भी आगे एग्जाम देने जा रहे हो, शॉर्ट नोट से बात नहीं बनेगी, पूरा करिकुलम ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। और उससे भी अच्छी बात यह है, पूरे करिकुलम की वीडियो बना के मैं पोस्ट करूंगा अपने सेंट्रीशाला चैनल पे, जैसे कि मैंने पीएमएस के 12 चैप्टर्स की वीडियो पोस्ट की है। पूरा इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो करिकुलम है एनएसएम सीरीज 8 का, वो एक एक चैप्टर करके मैं डेरिवेटिव्स का डालूंगा। और बिलीव मी, फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर्स जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एकदम सरल भाषा में एग्जाम्पल के जरिए, न्यूमेरिकल्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। सेकेंड, क्वेश्चंस आर वेरी यूनिकली डिज़ाइंड। देखिए, जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इक्विटी डेरिवेटिव से ही आते हैं। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने ये देखा कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जो आए थे वो इक्विटी डेरिवेटिव से थे। फिर उसके बाद 50 to 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे करेंसी डेरिवेटिव से, और लगभग 30 to 40 क्वेश्चंस आपके होंगे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बहुत मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चंस भी वहाँ पे थोड़े कम पूछे जाते हैं। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप इंटरेस्ट रेट्स वाली बुक को ना पढ़ें या कम पढ़ें। बिल्कुल थोरो अंडरस्टैंडिंग, थोरो रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से मैंने ऐसा महसूस किया कि सबसे ज़्यादा इक्विटी डेरिवेटिव से थे, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे करेंसी से क्वेश्चंस थे, और फिर थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट रेट्स डेरिवेटिव से क्वेश्चन थे। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इक्विटी डेरिवेटिव्स पे। एक जो अच्छी बात यहाँ पे इस एग्ज़ाम में ये है कि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। ओवरलैपिंग मतलब जो एक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है वो तीनों के लिए लगेगा। एक डेरिवेटिव्स का जो, अगर आपने ये समझ लिया कि डेरिवेटिव्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, तो वो डेफिनेशन तीनों पे लागू होगी। वो आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स पे भी लागू होगी, वो आपका करेंसी पे भी, और वही सेम ही इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पे भी लागू होगी। तो सबसे अच्छी बात ये है कि चीज़ें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो सब में कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर ऑलमोस्ट सबका सेम मिलेगा। उसके बाद फिर आपका जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी जो मेजर चीज़ें हैं, जनरल टर्म्स, वो आपकी सेम रहेंगी। और आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो एक तरीके से अब यहाँ पे कुछ अच्छी बात भी है कि आप जब एक इक्विटी डेरिवेटिव्स की पूरी बुक भी पढ़ लेंगे, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे कि वो आगे जाके आपको सेम मिल रही हैं, और कई बार क्वेश्चंस भी रिपीटेड आ जाते हैं। As far as negative marking is concerned, तो 0.25% is the negative marking for every wrong question। देखिए, एग्जाम बहुत बड़ा है, एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम है, और बिलीव मी, हमें आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर बैठने में थोड़ा सा फिटीग आ जाता है। हम ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। 1 घंटे के बाद ये लगेगा आपको कि मैंने सिर्फ अभी 30-40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, अभी तो 120 क्वेश्चन बाकी हैं, 130 क्वेश्चन बाकी हैं। तो इसीलिए पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाए, और आपका कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पर बहुत हाई होना चाहिए। तो जो 3 घंटे का कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एक और ट्रिक है, एक और टिप है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होना ही चाहिए, इसके अलावा आपका कॉन्सनट्रेशन कि 3 घंटे, और ये बिलीव मी, ये एग्ज़ाम आपका 3 घंटे में ही होगा, ना 3 घंटे से ज़्यादा इसको चाहिए, ना 3 घंटे से कम चाहिए।
तो बहुत ही यूनिकली एग्ज़ाम डिज़ाइन किया है एनआईएसएम ने, बहुत यूनिकली, और एक-एक क्वेश्चन भी इसमें बहुत यूनिक पूछे जा रहे हैं। तो क्योंकि सेबी वांट्स टू मेक श्योर, या एनआईएसएम वांट्स टू मेक श्योर कि जो भी इस बिज़नेस में आ रहे हैं, जो भी एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी एसआईएफ एडवाइस करेंगे, उनको ये सेगमेंट का पूरा थोरो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 10 लाख रुपीज़, और जो डेरिवेटिव्स हैं ये रिस्की प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए बिफोर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द एसआईएफ टू एनी इन्वेस्टर। थर्ड, चॉइसेस आर वेरी सिमिलर। देखिए, आपको जो 3 और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो किसी में 3 ऑप्शंस होंगे चूज़ करने को, किसी में 4 ऑप्शन से आपको एक राइट आंसर पिक करना है। आप ये देखोगे कि चॉइसेस आर वेरी सिमिलर, बहुत कम डिफरेंस होगा। अगर आपने कुछ कैलकुलेट करके आप किसी आंसर पे पहुंचे हो, तो बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी उसके आसपास ही घूम रहे होंगे। तो इसीलिए ये क्यों है, क्योंकि दे ओनली दे वांट टू टेस्ट यू ऑन कॉन्सेप्ट। वो आपको कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि जो आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है नहीं है। हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर निकालें, वो आंसर भी उस ऑप्शन में हो लेकिन वो गलत हो, तो इसके हाई चांसेस हैं। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है, और बहुत ही यूनिकली तरीके से वो एग्ज़ाम को बनाया है। तो बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। ये मेरा सजेशन है। हाफ क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर टिक नहीं करना है। और दूसरा सजेशन यहाँ पे मेरा ये है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सारे ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने पहले ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन आपने देख लिया कि करेक्ट है, तो आप थर्ड या फोर्थ पे गए ही नहीं है। हो सकता है थर्ड या फोर्थ वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो, या हो सकता है नीचे फोर्थ ऑप्शन ये हो कि ए एंड बी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। तो बहुत ध्यान से आपको एग्जाम पढ़ना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ के चारों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं वो पूरे पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको टिक लगाना है। फोर्थ, हैव टू डू न्यूमेरिकल्स। देखिए, इस एग्जाम में 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, यानी कि लगभग 80 to 90 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो इसलिए ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे या सिर्फ हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करके जानी पड़ेगी। मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स हमको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, क्योंकि 90 नंबर इसमें लाने हैं। 60% विद नेगेटिव मार्किंग इज 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। और कहीं ना कहीं हमें पूरे के पूरे एग्जाम को 150 क्वेश्चन के 150 क्वेश्चन नहीं करके जाने हैं। हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 130 to 135 क्वेश्चंस हम करें, जिसमें से 20-25 गलत भी हों, तो हमारे लगभग 100-105 के आसपास नंबर आ जाएं, ताकि हम पास हो जाएं। राइट, हमें 80, 90, 100% मार्क्स नहीं चाहिए। ये याद रखना, हमको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए ही जाए। तो एटलीस्ट 70 to 75% मार्क्स का हमको टारगेट करना पड़ेगा। और 70% मार्क्स का टारगेट करने के लिए आपको 105 से 110 नंबर लाने पड़ेंगे। और 105 से 110 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 120 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 150 नंबर हैं उसमें आप ट्राई करो कि 100-110 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हों। और जो 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको नहीं पता होगा, बहुत हार्ड होंगे या बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूरी केस स्टडी लिखी हुई है, तो बेटर है कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो या सबसे लास्ट के लिए रखो, वो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करा देगा। तो बेटर है ऐसे बड़े क्वेश्चंस आप लास्ट के लिए रखिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे और आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। फिफ्थ, ट्राई टू सॉल्व ईजी क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, पूरे एग्जाम में अब मैं आपको बताऊं 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन 10 सेकेंड्स सॉल्व हो जाएंगे, विद इन 10 सेकेंड्स। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस देखे, यू कैन चूज राइट आंसर। तो 50 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, विदाउट नो ब्रेनर होंगे। आपको उसमें ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हमें सबसे पहले करना है, सबसे पहले। तो एक एग्ज़ाम का तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन आगे बढ़ते जाना है। आपने एक क्वेश्चन पे टिक किया, फिर सेकंड क्वेश्चन आपको हल्का सा भी ये लग रहा है कि समझ नहीं, आगे चलो, उसको छोड़ दो, रिव्यू में डाल दो। थर्ड, फोर्थ, ऐसे कैसे पूरा पेपर कर दोगे। 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपने कर दिए होंगे, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो।
तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कि ये 50 आपने कर चुके हो, ये 100 क्वेश्चन पेंडिंग है। उसके बाद फिर जो रिव्यू के लिए डाला है वहाँ से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम को। तो इससे आपका देखोगे टाइम भी बचेगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा और आपसे प्रेशर भी हट जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक टिप आपको दे रहा हूँ एग्जाम करने की। और सबसे लास्ट में जो मैं खुद करता हूँ ये टिप को फॉलो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमें राइट आंसर नहीं पता होता, लेकिन हो सकता है कि 2 में कंफ्यूजन हो या राइट आंसर नहीं पता हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम एक ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है या 2 हो जाते हैं, कंफ्यूजन बाकी 2 में रहती है। तो हमेशा ट्राई करना प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करके भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज ये तो थे टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास SIF एग्जाम, जो हमारा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स का जो एग्जाम जो सेबी ने मैंडेटरी किया है। दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स और दोज एडवाइजर्स जिनको SIF सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडवाइस करना है, उनके लिए ये मैंडेटरी इंडिया में ये एग्जाम क्लियर करना है NISM का। उसके बाद ही वो लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी उस एग्जाम को क्लियर करने की। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल जो सेंट्री शाला को भी लाइक और शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब भी कर दें। और बाकी की वीडियोस, PMS की वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। NISM 5 है जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम है, उसको भी देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर वाइज वीडियोस ऑफ NISM SIF एग्जाम विच इज कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम। और ये जो वीडियोस होंगी ये 7 मेजर लैंग्वेजेस में रिलीज होंगी। जी हाँ, ये 7 लैंग्वेज में हम इसको रिलीज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।